इसका एक बदसूरत, अकेला और असफल व्यक्ति था जो एस्ट्रल स्वॉर्ड चलाने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली संत शिष्य था और एक ऐसे साम्राज्य के लिए लड़ता था जिसने अपनी पूरी आबादी को मार डाला था। एक साल पहले उसने साम्राज्य द्वारा कैद की गई एक चुड़ैल को बचाया और देशद्रोह के लिए जेल जाने के बाद उसका पद छीन लिया गया। हालांकि दुनिया के भगवान ने उसे आइस कैलेमिटी विच को खत्म करने की शर्त पर मुक्त करने की पेशकश की और अपनी एस्ट्रल स्वॉर्ड्स वापस पाने के बाद वह अपनी यूनिट के लिए नेने, जिन और मिसमिस इन 3 सदस्यों की मांग करता है। इस समूह ने अतीत में कई चुड़ैल दमन मिशन किए हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि यह चुड़ैल शुद्ध नस्ल की है और अकेले ही पूरी सेनाओं को हरा चुकी है। अगले दिन समूह रिएक्टर के पास एक जंगल में जाता है और उन्हें अपनी गाड़ी से कूदना पड़ता है क्योंकि जादूगरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। एक जादूगर के अग्नि मंत्र से जिन पर हमला होता है, लेकिन इसका बीच में आता है और अपनी एस्ट्रल तलवारों से आग को काट देता है। वह फिर एस्ट्रल जादूगर पर गोली चलाता है, लेकिन गोली को उनकी हवा के जादू से रोक दिया जाता है और जमीन के नीचे से कई और जादूगर निकल आते हैं। लेकिन इसका और जिन को इस घात का अंदाजा था और वे नेने से मदद मांगते हैं जो ध्यान भटकाने के लिए एंटी एस्ट्रल पावर फ्लेयर्स छोड़ती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इसका दाईं ओर के जादूगरों को संभालता है और जिन से बाईं ओर देखने को कहता है। सभी जादूगरों के गिरने के बाद एक और दुश्मन एक गोलेम के साथ प्रकट हुआ और उसने टीम पर हमला कर दिया। इसका गोलेम का दाहिना हाथ काट देता है और अपनी टीम से जाने को कहता है ताकि वह अकेले ही दुश्मन का सामना कर सके। वह लगातार हमलों से बचता रहता है और उस पर हावी हो जाता है, जिससे वह महिला सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कहीं वह कोई संत शिष्य तो नहीं। इसका उसे गोलेम से नीचे गिरा देता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है, लेकिन ऋण अपनी पोशाक फाड़कर इसका की आंखों पर फेंक देती है ताकि वह उसे करीब से हरा सके। इसका उसके हमले से बच जाता है और उसे जमीन पर पटक देता है, लेकिन तभी आइस कैलेमिटी विच एलिस ऋण को बचाने के लिए आ जाती है और पूरी जगह को जमा देती है। ऋण ने एलिस को चेतावनी दी कि इसका की एस्ट्रल तलवार एस्ट्रल आर्ट को तोड़ सकती है, लेकिन उसने कहा कि चिंता न करो क्योंकि उसने इसका को उलझाए रखा, जबकि उसने पूरे रिएक्टर को जमाकर नष्ट कर दिया। रिएक्टर के नष्ट होने का एहसास होते ही इसका एलिस का पीछा करता है और वह 1000 बर्फ की तलवारें बुलाकर इसका की ओर छोड़ देती है। वह बचने और खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन कई जगहों पर घायल हो जाता है और उसके हमले का जवाब देने के लिए एस्ट्रल स्वॉर्ड की शक्ति से खुद भी वैसा ही हमला करता है। एलिस चाहती है कि इसका हार मान ले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह इस निरर्थक युद्ध को रोकना चाहता है। यह सुनकर एलिस हैरान रह जाती है और वह एक ऊंचे स्थान पर पीछे हट जाती है। एलिस तब तक लड़ना बंद नहीं करना चाहती जब तक वह साम्राज्य को हरा न दे और दुनिया को एकजुट न कर ले। जब वह शांति का युग लाने की बात करती है तो उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वह गिर पड़ती है, लेकिन इसका उसे सहज प्रतिक्रिया में पकड़ लेता है। एक पुरुष की बाहों में खुद को देखकर वह घबरा जाती है और जंगल से दूर जाने के लिए एक विशाल अल्बाट्रॉस को बुलाती है, लेकिन जाने से पहले वह चाहती है कि इसका जान ले कि अगली बार मिलने पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देगी। बाकी टुकड़ी वहां पहुंचती है और एलिस की एस्ट्रल आर्ट का असर देखकर दंग रह जाती है और मानती है कि वह वाकई असाधारण है। अपने घर पर एलिस इस युद्ध को रोकने की इसका की बातों पर विचार करती है और अपना ध्यान भटकाने के लिए तटस्थ शहर के एक ओपेरा हाउस जाना चाहती है। भावुक प्रदर्शन देखकर एलिस की आंखों में मगरमच्छ के आंसू आ गए और उसके पीछे बैठे ईस्का ने उसे रुमाल दिया ताकि वह अपने आंसू पोंछ सके। हालांकि अंधेरा होने के कारण वे एक दूसरे को नहीं देख पाए, लेकिन अचानक प्रदर्शन खत्म होते ही बत्तियां जल गईं और एक दूसरे को देखकर वे हैरान रह गए। ओपेरा हाउस जाने से एक रात पहले ईस्का को नींद नहीं आ रही थी और उसके चेहरे पर उदासी थी। मिसमिस एक कप्तान और दोस्त के तौर पर उसके साथ रहना चाहती है और चाहती है कि वह अपनी बातें उससे साझा करे। उसकी मदद के लिए वह उसका मन बहलाने के लिए उसे अपने कमरे में ले जाती है, लेकिन वह अपना निजी सामान हटाना भूल गई और उसे इस पर शर्मिंदगी महसूस हुई। चाय पीते हुए मिसमिस ने इसका को न्यूट्रल शहर में हर साल होने वाले एक रोमांटिक थिएटर का टिकट दिया और एक कैप्टन के तौर पर उसे अगली सुबह वहां जाने का आदेश दिया। सोते समय उसे एक सपना आता है जिसमें उसके गुरु उसे एस्ट्रल स्वॉर्ड्स देते हैं और कहते हैं कि इन्हें कभी मत छोड़ना क्योंकि इस टूटी हुई दुनिया को बचाने की यही एकमात्र उम्मीद है। जब एलिस को एहसास होता है कि उसे इसका से रुमाल मिला है तो वह उस पर पीछा करने का आरोप लगाकर लगभग लड़ने ही वाली होती है, लेकिन ऋण उसे रोक देती है क्योंकि वे न्यूट्रल सिटी में हैं। वे ओपेरा हाउस से बाहर जाते हैं ताकि जो हुआ उसे भूल सकें और एक इटालियन रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, लेकिन उन्होंने टेबल बुक नहीं की थी और उन्हें किसी और के साथ शेयर करनी पड़ती है। जब वे मेज पर बैठे थे तभी इसका वहां आ पहुंचा क्योंकि उसने वहीं आरक्षण कराया था। पास्ता को लेकर एलिस और इसका की पसंद बिल्कुल एक जैसी निकली। अगले दिन इसका और उसकी टीम अपनी सुपरवाइजर रेसिया के आदेश पर अपनी पीठ पर भारी बैग लाद कर ट्रेनिंग करते हैं। वह समूह को निर्देश देती है और यह देखकर खुश है कि टीम अभी भी पहले की तरह सक्रिय और मजबूत है। रेसिया जानती है कि इसका को नींद आने में परेशानी हो रही है और उसे एक आर्ट एग्जीबिशन का टिकट देती है।
इस बीच एलिस अपनी माँ लोर से मिलने जाती है ताकि वह इसका के साथ अपनी लड़ाई पर चर्चा कर सके। लोर इसका की क्षमताओं को लेकर चिंतित थी क्योंकि उसकी शक्ति एक सेंट डिसाइपल के बराबर थी जो साम्राज्य के सबसे कुलीन सैनिक होते हैं, और वह एलिस को अपने राष्ट्र के संस्थापक और उनकी छोटी जुड़वा बहन की कहानी सुनाती है। 100 साल पहले संस्थापिका ने अकेले ही हजारों सैनिकों का सामना किया था और वह आज भी जीवित है। उसकी बहन ने ही शाही वंश की शुरुआत की थी और वह शुद्ध नस्ल की पूर्वज है, लेकिन साम्राज्य को यह नहीं पता था कि उसकी एक जुड़वा बहन भी थी और नेबुलिस के निधन पर उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया। हालांकि जंगल में इसका के साथ एलिस की लड़ाई के बाद से संस्थापक पर लगा बंधन कमजोर होने लगा है। अगले दिन इसका और एलिस फिर से मिलते हैं, लेकिन एलिस इसका के साथ न जाने का फैसला करती है और अकेले ही न्यूट्रल सिटी में घूमती है और रास्ता भटक जाती है। आर्ट म्यूजियम में कुछ समय बिताने के बाद इसका एलिस को ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह शायद रास्ता भटक गई है। एलिस गलती से बता देती है कि वह एक राजकुमारी है और वे साथ में म्यूजियम नहीं जा सकते क्योंकि वे दुश्मन हैं, लेकिन ईस्का का मानना है कि कला की कोई सीमा नहीं होती और आखिरकार वे साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कला देखने के बाद एलिस ने म्यूजियम का रास्ता दिखाने के लिए ईस्का को शुक्रिया कहते हुए उसे बियर पिलाई। बोतल खाली करने के बाद ईस्का सो गया और उसका सिर एलिस के कंधे पर था और उसे एहसास हुआ कि इस हालत में वह उसके साथ कुछ भी कर सकती थी। इसका अपनी पूरी टीम के लिए बियर लाता है जब वे एक मीटिंग के लिए साथ होते हैं और रिसिया टीम को संबोधित करते हुए उन्हें इंपीरियल सीनेट आने के लिए कहती है। 8 प्रेरितों के साथ अपनी मीटिंग में इसका को लगता है कि वह विफल रहा है क्योंकि वह रिएक्टर की रक्षा नहीं कर सका, लेकिन उसे एलिस को रोकने का मिशन दिया गया था। चूंकि उसने अपना काम बखूबी किया, इसलिए उसके दोबारा संत शिष्य बनने की संभावना बढ़ गई है और उसे आइस कैलेमिटी विच को पकड़ने का नया मिशन दिया गया है। इसका ऐसा नहीं करना चाहता और वह अपनी टीम के साथ प्रशिक्षण छोड़ देता है क्योंकि उसे न्यूट्रल सिटी जाना है। उसे लगता है कि एलिस भी वहां आएगी। हालांकि मिसमिस नहीं चाहती कि वह अकेला जाए और इस शर्त पर सहमत हो जाती है कि वह उसके साथ जाएगी। सुबह रिन के पास इसका के बारे में एक फाइल होती है और वह एलिस को बताती है कि वह साम्राज्य के सबसे प्रतिभाशाली तलवारबाजों में से एक था, लेकिन पदोन्नत होने के बाद उसने कभी युद्ध के मैदान में कदम नहीं रखा और उसे कैद कर लिया गया क्योंकि उसने एक एस्ट्रल जादूगरनी को उसकी कैद से मुक्त कर दिया था। यह सुनकर एलिस चाहती है कि रिन उस एस्ट्रल मेज के बारे में पता लगाए जिसे उसने आजाद किया था, लेकिन रिन को इसमें कुछ दिन लगेंगे। लू को लगता है कि उसकी बेटी उस इंपीरियल तलवारबाज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही है और वह उसे उन अत्याचारों की याद दिलाती है जो साम्राज्य ने एस्ट्रल मेजों पर किए हैं। अपनी मां के जाने के बाद एलिस ने रिन को आदेश दिया कि वह उसे कल न्यूट्रल सिटी ले जाए क्योंकि वह खुद ईस्का से चीजें स्पष्ट करना चाहती है। मिसमिस के साथ न्यूट्रल सिटी जाते समय उन्होंने आसमान में उस विशाल अल्बाट्रॉस को देखा। जब वे मिलते हैं तो एलिस को महसूस होता है कि उनका आपस में कोई संबंध है और वह मिसमिस से अपना परिचय कराती है। वे शहर के बाहर जाते हैं और एलिस ईस्का से उस एस्ट्रल जादूगरनी को रिहा करने का कारण पूछती है। ईस्का ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह केवल 13 साल की थी और उसकी एस्ट्रल शक्तियां कमजोर थीं, लेकिन साम्राज्य ने उम्र और शक्ति की परवाह किए बिना सभी जादूगरों को पकड़ लिया था और इसका इससे असहमत है। वह राज्यों के बीच शांति वार्ता चाहता है और इस मूर्खतापूर्ण युद्ध को कहता है। हालांकि एलिस यह जानकर खुश है कि साम्राज्य में इसका जैसा कोई रहता है और चाहती है कि वह उसके अधीन काम करे। यह सुनकर रिन घबरा जाती है और कहती है कि उसकी माँ कभी ऐसा स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन एलिस किसी तरह इसे संभाल लेगी। इसका के जवाब देने से पहले ही संस्थापक अचानक कहीं से प्रकट हुआ और विस्फोटक जादू से पूरी जमीन को तबाह कर दिया। वे बड़ी मुश्किल से खुद को खतरे से बाहर निकाल पाए। इसका सोचता है कि वह एलिस पर हमला क्यों कर रही है जबकि उसे उसकी सहयोगी होना चाहिए था, लेकिन नेबुलिस के लोग उसे फाउंडर कहते हैं क्योंकि उसने ही उनके राष्ट्र की स्थापना की थी। वह और एलिस दोनों फाउंडर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एलिस पर साम्राज्य के साथ मिलने का आरोप लगाती है और एक घातक अग्नि हमला करती है जो आसपास की जमीन को नष्ट कर देता है, लेकिन एलिस को रिन बचा लेती है जो उसके सामने आकर हमला खुद पर झेल लेती है। एलिस अपनी बर्फ की जादू से रिन के शरीर को ठंडा करती है और इसका मिसमिस से उसे अस्पताल ले जाने और लोगों को इलाका खाली करने के लिए कहता है। मिसमिस के रिन को ले जाने के बाद संस्थापिका ईस्का की तलवारों को देखती है और सोचती है कि शायद वही उसकी नींद टूटने का कारण थी। ये तलवारें क्रॉसवेल की थीं, जो ईस्का के गुरु थे, लेकिन संस्थापिका के अनुसार उन्हें रखने के बावजूद ईस्का उसे हरा नहीं पाएगा। ईस्का और एलिस फाउंडर का पीछा करते हैं जो ईस्का की तरफ एक फायर ड्रैगन छोड़ता है, लेकिन वह अपनी एस्ट्रल तलवारों से उसे काट देता है, जबकि एलिस उसके बाकी हमलों को रोकने के लिए बर्फ के खंभे बनाती है। एक एस्ट्रल जादूगर और एक इंपीरियल तलवारबाज को साथ काम करते देख फाउंडर गुस्सा हो जाता है और बर्फ और धरती दोनों के जादू का इस्तेमाल करने लगता है। वह उन दोनों के लिए बहुत शक्तिशाली साबित हुई और उसने एक विशाल तूफान खड़ा कर दिया जो उन्हें लगभग बहा ले गया। इसका चाहता है कि एलिस अपने मतभेदों को भुला दे क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है और वे दोनों फाउंडर को हराने के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं। इसका उसके हमलों से बचते हुए उसका पीछा करना शुरू करता है और एलिस बर्फ की सीढ़ियां बनाती है ताकि वह फाउंडर के करीब पहुंच सके। अपनी शक्तियों को मिलाकर दोनों उसके हमलों से अपना बचाव करते हैं और इसका उसके पंखों को काटकर फाउंडर को हराने में सफल हो जाता है।
लड़ाई खत्म होने के बाद इसका एलिस के साथ जुड़ने से मना कर देता है, लेकिन फिलहाल के लिए एक अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव रखता है क्योंकि वह फाउंडर से लड़ने के बाद थक गया है। फाउंडर के साथ अपनी लड़ाई के बाद इसका अपनी टीम के साथ एक कैसीनो जाता है और लगभग जैकपॉट जीत ही जाता है, लेकिन स्लॉट मशीन आखिरी पल में उसे मना कर देती है। 2 हफ्ते पहले रिसिया ने मिसमिस से संपर्क किया और कहा कि वह अगले मिशन से उसके आदेशों के तहत काम करेगी और उनका प्रशिक्षण अगले महीने शुरू होगा, इसलिए उन्हें अपने पास बचे थोड़े खाली समय का आनंद लेना चाहिए। कैसीनो में समूह इस बात को लेकर चिंतित है कि उनका मिशन क्या हो सकता है, क्योंकि यह अगले हफ्ते तक एक रहस्य बना रहेगा। इसका सोचता है कि वह कैसीनो में क्या कर रहे हैं और मिसमिस उसे बताती है कि वह जैकपॉट जीतकर अपनी टीम के लिए सबसे नया बैटल टैंक खरीदना चाहती है, ताकि अगर मिशन बुरा निकले तो वे सुरक्षित रूप से वहां से निकल सके। इस बीच रिन एलिस को उसी कैसीनो ले जाती है। भले ही उसे जुआ खेलना पसंद नहीं है और वह न्यूट्रल सिटी में रहना पसंद करती, रिन को लगता है कि वह अभी भी इसका से मिलना चाहती है, लेकिन वह रिन को याद दिलाती है कि उसके इरादे नेक हैं और अगली बार जब वह इसका से मिलेगी तो उससे लड़ेगी। जब इसका और मिसमिस जुआ खेल रहे होते हैं, एलिस और रिन उनके पास से गुजरती हैं और स्लॉट मशीनों की ओर चली जाती हैं। जुआ खेलने के बजाय एलिस इसका के साथ अपनी लड़ाई के लिए एक सही तारीख के बारे में सोचना चाहती है और सोचती है कि कौन से दिन उसके लिए सही रहेंगे। वह उनकी लड़ाई को एक डेट की तरह ज्यादा ले रही है और रेन उसे याद दिलाती है कि वह इसका से लड़ने की योजना बना रही है, न कि उससे शादी करने की। एलिस स्लॉट मशीन का इस्तेमाल करती है और पहली ही कोशिश में जैकपॉट जीत जाती है। जैसे जैसे सिक्के गिरते रहते हैं, ऋण कर्मचारियों को बुलाने चली जाती है और एलिस को जैकपॉट जीतते देख लोग हैरान होकर उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। ने भी वहीं मौजूद है और सोचती है कि अगर उनके पास इतने सिक्के होते तो वह अपने कप्तान की मनपसंद टैंक खरीद पाती। यह सुनकर एलिस ने को सिक्कों से भरी एक बाल्टी दे देती है, क्योंकि उसे उनकी कोई जरूरत नहीं है। जब मिसमिस अपने सारे पैसे हारने के गम में जमीन पर पड़ी थी, तभी ने एक फरिश्ते की तरह आती है और बताती है कि जैकपॉट जीतने वाली एक लड़की ने अपनी कमाई उसके साथ बांटने का फैसला किया है। इसका को लगता है कि वह बहुत उदार इंसान होगी और मिसमिस को लगता है कि वह शायद सऊदी अरब की कोई तेल कारोबारी है, लेकिन ने उन्हें बताती है कि उसके बाल सुनहरे थे और वह किसी राजकुमारी की तरह शालीन थी। यह सुनकर इसका के दिमाग में एलिस का ख्याल आया, लेकिन उसने उसे झटक दिया। जैकपॉट जीतने और उसे ने को देने के बाद एलिस एक भविष्यवक्ता के पास जाती है और उसे उस लड़के के बारे में बताती है जो उससे 1 साल छोटा है और जिससे वह मिलना चाहती है। भविष्यवक्ता 2 भविष्य के कार्ड पलटती है और एलिस को बताती है कि वह जिस व्यक्ति का इंतजार कर रही है वह हमेशा उसके आसपास ही है और वे एक ऐसे मजबूत बंधन से जुड़े हैं जिसे किस्मत भी नहीं तोड़ सकती। भविष्य बताने वाले के पास जाने के बाद वह उस इमारत से दूर चली जाती है। ठीक तभी जब इसका और उसकी टीम वहां पहुंचते हैं, इसका भी भविष्य बताने वाले के पास जाना चाहता है और उसे भी वही रहस्य पता चलता है जो एलिस को पता चला था। इस बीच रिसिया 8 प्रेरितों से मिलती है ताकि पास में उभरे एक भंवर पर चर्चा कर सके। जब पूरी टीम साथ बैठी थी, रिसिया ने उन्हें भंवर के बारे में समझाया। दशकों पहले जब युद्ध शुरू हुआ तो खगोलीय ऊर्जा का एक बहाव पैदा हुआ जिसे भंवर कहा गया और इसने ग्रैंड विच नेबुलिस को शक्तियां दी। साम्राज्य उन्हें इस भंवर तक पहुंचने नहीं दे सकता, क्योंकि इससे संस्थापक जितनी शक्तिशाली एक और चुड़ैल पैदा हो सकती है। वहीं रिन ने एलिस को बताया कि उसकी बहन सिसबेल ने उसे संदेश दिया है कि उनके देश के दक्षिण पश्चिम में मुडोर घाटी में एक भंवर दिखाई दिया है और साम्राज्य ने उस स्थान की ओर सैनिक भेज दिए हैं। एलिस को इस बारे में नहीं बताया गया था और वे रिपोर्ट में देरी के लिए जोआ परिवार को दोषी ठहराते हैं। उन्हें लगता है कि जोआ परिवार भंवर को खुद के लिए चाहता है, क्योंकि भंवर उस स्थान पर बना है जिसका प्रशासन वे संभालते हैं। इसलिए एलिस और रिन जोआ परिवार के कार्यवाहक प्रमुख लॉर्ड मास्क के पास जाते हैं, जो अपने हाथों में खंजर लिए उन पर छिपकर हमला करते हैं। रॉब मास्क से कहता है कि वह काफी करीब आ गया था और वह उसके आसपास की स्थिति को समझने की क्षमता की सराहना करता है। एलिस इस हरकत से उलझन में है, लेकिन मास्क उन्हें बताता है कि उसकी एस्ट्रल शक्ति हमेशा से कमजोर रही है, इसलिए वह डर के मारे यह हथियार रखता है। वे मास्क से भंवर के बारे में पूछते हैं। वह उन्हें बताता है कि यह शायद भंवर न हो, लेकिन फिर भी उसने एहतियात के तौर पर सैनिक भेज दिए हैं और रिपोर्ट में देरी इसलिए हुई क्योंकि दस्तावेज तैयार करने में उसे थोड़ा समय लग गया। अगले दिन इसका और उसकी टुकड़ी मिलन स्थल पर जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात मिसमिस की दोस्त नोरो से हो जाती है। वह खुद को स्क्वाड से मिलवाती है और कहती है कि वह बचपन से ही मिसमिस की दोस्त है। वह उन्हें सोवरेनिटी से पहले भंवर को खोजने या न मिलने पर उसे नष्ट करने का आदेश देते हैं। अंत में वह सबको अपने रास्ते में न आने की सलाह देते हैं, क्योंकि वह अकेले ही एस्ट्रल मेज को खत्म करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि कोई उनके काम में बाधा डाले। टीम फिर भंवर की तलाश करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी काम का नहीं मिलता। जब वे अंदर होते हैं गुफा में, नोरो मिसमिस को सूचित करता है कि भंवर की तलाश के दौरान एक टुकड़ी लापता हो गई और उन्हें खोजने के लिए भेजी गई 2 अन्य टुकड़ियों से उनका संपर्क टूट गया। जब सभी सैनिक बेस पर फिर से इकट्ठा होते हैं तो नेमलेस सभी को अपना काम जारी रखने का आदेश देता है और लापता सैनिकों को बचाने का कोई आदेश नहीं देता है।
इसका इससे घृणा करता था और नेमलेस से उसके फैसले पर सवाल करना चाहता था, ये सोचकर कि वह उसकी बात सुनेगा क्योंकि वह भी नेमलेस की तरह एक संत शिष्य था। लेकिन वह इसका को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि अब उसके पास ऐसी मांगे रखने का पद नहीं है। इसीलिए मिसमिस एक कप्तान के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करने का फैसला करती है और नेमलेस से सैनिकों को बचाने का आदेश जारी करने के लिए कहती है। मिसमिस की मिन्नतों के बावजूद नेमलेस ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसके पास मुंह ही न हो और उसने उन दोनों से एक शब्द भी नहीं कहा। भंवर के बारे में जानने के बाद एलिस ने रिन के साथ वहां जाने की योजना बनाई क्योंकि वह जोआ परिवार को अपनी मनमानी नहीं करने दे सकती थी। एलिस उस भंवर के पास पहुंची जहां एस्ट्रल मेज हैरान थे और उसे बताया गया कि यह जगह प्रतिबंधित है, लेकिन वह तब तक आगे बढ़ती रही जब तक वह भंवर तक नहीं पहुंच गई। कुछ गड़बड़ होने की आशंका में मास्क भी किसिंग के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन यह देखकर आश्वस्त हो गया कि वह सिर्फ एलिस और रिन थे। बचपन में मिलने के बावजूद किसिंग अपनी रिश्तेदार एलिस को नहीं पहचानती और मास्क के पीछे छिप जाती है, जो अकेले ही भंवर की रक्षा करना चाहता है। एलिस को किसिंग की शक्ति पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन उसे आश्चर्य था कि क्या वह अकेले शाही सेना का सामना करने के लिए काफी मजबूत थी। लेकिन भविष्य में उसके पास एलिस से भी बेहतर शक्तियां हो सकती हैं। भंवर से आ रहे सिग्नल का सर्वेक्षण करते हुए मिसमिस और उसकी टीम जांच करने गई और पता चला कि एस्ट्रल मेज ने उनके एक बेस में घुसपैठ कर ली है। यह सोचकर कि शायद उन्होंने लापता सैनिकों का अपहरण कर लिया है। जिन सोचता है कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए, तभी अचानक उनकी नजरें पास की एक घाटी में भंवर से आ रही पारभासी रोशनी पर पड़ती हैं। भंवर की सटीक जगह खोजने वाली पहली यूनिट होने के नाते नेने को लगता है कि मुख्यालय निश्चित रूप से उन्हें पहचान देगा, लेकिन एस्ट्रल मेज पहले ही भंवर तक पहुंच चुके हैं। जल्द ही वहां एक और समूह पहुंचा जो नोरो और उसकी यूनिट थी। मिसमिस ने तुरंत उसे गले लगा लिया, लेकिन नोरो उससे भी ज्यादा उत्साहित थी। हालांकि उनका यह मजा जल्द ही खत्म हो गया क्योंकि पता चला कि नोरो और उसकी टीम एस्ट्रल मेज है। उसने मिसमिस का गला दबाया और उसके शरीर में बिजली का झटका दिया, लेकिन नेमलेस को गद्दार बिल्कुल पसंद नहीं और उसने तुरंत उसकी टुकड़ी को खत्म कर दिया। उसकी नजरें नोरो पर टिकी थीं। तभी उसके साथी ने नोरो को भगाने के लिए एक बड़ा धमाका किया, लेकिन नेमलेस ने पलक झपकते ही उसकी जान ले ली और अपनी कार की तरफ भाग रही नोरो पर खंजर फेंक दिया। चूंकि चाकू मिसमिस को चोट पहुंचा सकता था, इसका ने उसे रोक दिया और नोरो को मिसमिस के साथ भागने दिया, लेकिन जिन ने उसके जाने से पहले उसकी कार पर एक ट्रैकर लगा दिया। यह सोचकर कि इसका पागल हो गया है, नेमलेस ने पूछा कि क्या वह वापस जेल जाना चाहता है, लेकिन टीम अपने अनाड़ी कप्तान को चोट नहीं पहुंचाने दे सकती थी और उसे सुरक्षित बचाना चाहती थी। नेमलेस उनकी मांगों पर सहमत हो गया, लेकिन उसने कहा कि अपने कैंप लौटते ही वह दुश्मन के पूरे बेस को बम से उड़ा देगा, क्योंकि भंवर अब दुश्मनों के हाथ लग चुका है। भंवर के सामने खड़ी एलिस ने महसूस किया कि यह छोटा है और ऊर्जा खत्म होने तक केवल कुछ ही एस्ट्रल मेज इसका लाभ उठा सकते हैं। नेमलेस से बचकर नोरो भी मिसमिस के साथ वहां पहुंच गई और एलिस ने उसे न्यूट्रल सिटी में हुई उनकी मुलाकात से तुरंत पहचान लिया। इससे पहले कि मिसमिस कुछ कह पाती, रिन ने उसके सिर पर जोर से मारा और उसे बेहोश कर दिया। यह महसूस करते हुए कि इसका पास ही है, एलिस को लगा जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वह फिर से इसका से लड़ सकती थी और तुरंत रिन के साथ उसकी तलाश में निकल पड़ी। इसका और बाकी लोग भंवर के पास छिपे रहे, लेकिन उन्होंने बचाव कार्य शुरू करने का फैसला किया क्योंकि पहला मिसाइल उनके बेस से दागा जा चुका था और अगला 20 मिनट में आ सकता था। इतना कम समय होने के कारण वे भंवर की ओर दौड़े और मिसमिस को बचाया, जिसे नोरो की अजीब हरकतों का सामना करना पड़ रहा था। हार मानने से इनकार करते हुए नोरो ने इसका पर बिजली से हमला किया, लेकिन उसने अपनी काली एस्ट्रल तलवार से उसके सभी हमलों को आसानी से विफल कर दिया। इससे पहले कि वह उसे बेहोश कर पाता, किसिंग ने अपनी मौजूदगी जाहिर की और इसका तुरंत सतर्क हो गया क्योंकि वो एक शक्तिशाली शुद्ध नस्ल की जादूगरनी थी। इंपीरियल आर्मी के ठिकाने पर पहुंचकर एलिस और रिन ने इसका को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि उनका सामना एक अप्रत्याशित दुश्मन से हुआ जिसने अंधेरे से एलिस पर हमला किया, लेकिन रिन ने हमला रोक दिया और उसके हाथ पर चोट लग गई। इस बीच किसिंग ने इसका पर अपने कांटों से हमला किया, जिन्हें वह किसी भी आकार में बदल सकती थी, लेकिन इसका ने अपनी ताकत से उसे हैरान कर दिया और उसके सभी हमलों को रोक दिया। अपने कांटों से पकड़ी गई वस्तुओं को फिर से बनाने में सक्षम किसिंग ने पहले पकड़े गए एक मिसाइल का इस्तेमाल किया और उसे इसका पर विस्फोट कर दिया। अपनी मौजूदगी का पता चलने पर नेमलेस ने अपने सूट की अदृश्यता को निष्क्रिय कर दिया और उन दोनों का पीछा करने लगा, लेकिन एलिस ने उसके हमले को रोक लिया और उस पर बर्फ की तलवारों की बौछार कर दी। सभी तलवारों से खूबसूरती से बचते हुए नेमलेस ने पलटवार किया और उसकी तलवार उसी की तरफ फेंक दी, लेकिन वह बस उसकी गर्दन को छूकर निकल गई क्योंकि रिन ने आखिरी पल में आकर उसे हटा दिया। एलिस ने अपनी असली ताकत न दिखाने के लिए नेमलेस से माफी मांगी और किसिंग ने मिशन पूरा होने की घोषणा कर दी, लेकिन महान इसका ने धमाके का सामना किया और सुरक्षित बाहर निकल आया। उसकी शक्ति से चकित होकर सन की किसिंग अपने कांटों को एक ड्रैगन में बदलने का फैसला करती है, लेकिन इसका उसके सभी हमलों से बच जाता है और अपनी तलवार की मूठ से उसके पेट पर वार करके उसे बेहोश कर देता है।
जैसे ही वह किसिंग को वापस उसके घर ले जाने वाला था, मास्क ने कायरता से उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया और मिस को भंवर में फेंक दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना इसका उस अनाड़ी महिला को बचाने के लिए भंवर में कूद पड़ा। इसका के साथ फिर से लड़ने के लिए एलिस भी भंवर में कूद गई और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और रोशनी के एक विस्फोट के कारण वे अलग हो गए। सतह पर वापस इसका और मिस अपने साथियों को मिल गए, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वे उस बड़े धमाके से अपनी जान कैसे बचा पाए। इसका के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए एलिस ख्यालों में खोई थी कि तभी पास आने पर रिन ने उसे चौंका दिया। इसका को भुलाने के लिए रिन उनके बीच एक लड़ाई करवाना चाहती है और न्यूट्रल शहर जाने की योजना बनाती है, क्योंकि इसका भी कभी कभार वहां आता है। अपनी टीम के लिए बोझ बनने के कारण मिस अपनी गलतियों की भरपाई के लिए सबसे और खासकर एक्सका से माफी मांगने लगी। हालांकि इसका के मन में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं है और वह चाहता है कि वह अपना सिर ऊपर उठाए। तभी मिस को अपने कंधे में कुछ अजीब सा महसूस होता है। नीनी उसकी सभी संवेदनाओं को संतुष्ट करने में उसकी मदद करना चाहती है। वह उसके कंधे को देखना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, रिसिया उनके कमरे में आती है और उस गुप्त मिशन की घोषणा करती है जिसके बारे में वह बात कर रही थी, जो कि रानी नेबुलिस को पकड़ना है। जिन को लगा कि वह मजाक कर रही है, क्योंकि यह मिशन लगभग नामुमकिन था, लेकिन रिसिया के पास एक ऐसी तरकीब थी जिससे वे नेबुलिस संप्रभुता में प्रवेश कर सकते थे। चिलचिलाती धूप में खड़ी एलिस और रिन इसका के न्यूट्रल शहर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके न आने से एलिस परेशान हो गई थी। भंवर में गिरने के बाद एक गैर जादूगर के बचने की संभावना काफी कम है, लेकिन एलिस को विश्वास था कि वह अभी भी जीवित है। अपने कमरे में वापस मिस के कंधे में अभी भी उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और कहा कि शायद यह किसी कीड़े के काटने का निशान है। हालांकि नीनी हमेशा शरारती रहती है और उसने उससे अपनी जैकेट उतारने को कहा, लेकिन उन्होंने जो देखा वह कीड़े के काटने का निशान नहीं था। यह महसूस करते हुए कि वह अजीब सी सनसनी उस एस्ट्रल क्रेस्ट से आ रही है जो उसे भंवर में गिरने के बाद मिली थी। मिस घबरा गई और बात को टालने की कोशिश की, लेकिन इसका ने उसे शांत किया। जिनका मानना है कि उन्होंने जो विस्फोटक रोशनी देखी वह भंवर में रहने वाली एस्ट्रल स्प्रिट से आई थी और भले ही उसके कब्जे में आने की संभावना 1% से भी कम है, मिस ने किसी तरह सभी शर्तें पूरी कर ली और उसे एस्ट्रल क्रेस्ट मिल गया। वह जांच के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट जा सकती थी, लेकिन एक विच होने के नाते उसे जेल में डाला जा सकता था या उससे भी बुरा उसे फांसी दी जा सकती थी। जब वह हताश होकर घुटनों पर बैठी थी, इसका ने उससे कहा कि आखिरी फैसला उसी का होना चाहिए, क्योंकि अगर वह खुद को सौंप देती है तो उसे कैद कर लिया जाएगा और शायद उसे निगरानी में साम्राज्य के बाहर रहने की अनुमति मिल जाए। हालांकि वह दूसरा विकल्प चुनकर इस एस्ट्रल सच्चाई को छिपा भी सकती थी। वह नहीं चाहती कि पकड़े जाने पर कोई और मुसीबत में पड़े, लेकिन उसकी टीम ने कहा कि वह चिंता न करे और वे उसकी पूरी मदद करेंगे। इसका के अपने कमरे में जाने के बाद जिन और नीनी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने मिस की स्थिति पर चर्चा की, क्योंकि उन्हें इस बात को छिपाना होगा कि वह अब एक चुड़ैल है। रिसिया के भी संत की शिष्या होने के कारण निशान को छिपाना मुश्किल होगा और अगर उसका एस्ट्रल निशान पकड़ा गया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी, क्योंकि नोरो के साथ हाल की घटनाओं ने साम्राज्य को जासूसों के प्रति सतर्क कर दिया है। इसके बाद इसका मिस को उसका मन हल्का करने के लिए तटस्थ शहर ले गया और उसके साथ एक बेंच पर बैठ गया। इसका सोचता था कि साम्राज्य द्वारा उस खगोलीय पिंड के रहस्यों को खोजने से पहले दुनिया कैसी थी, जिसमें एस्ट्रल स्प्रिट्स थीं और जिसने लोगों को उनकी शक्तियां दी थीं। अज्ञात जादुई शक्तियों के डर से साम्राज्य जादूगरों के साथ युद्ध में उलझ गया और स्थिति आज तक वैसी ही है, लेकिन इसका इस मूर्खतापूर्ण युद्ध को रोकने का कोई रास्ता खोजना चाहता है। यह दुख भरी कहानी सुनकर मिस खुद को रोने से न रोक सकी और कुछ पीने चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद एलिस की मुलाकात बेंच पर बैठे इसका से हो गई। साथ न बैठने को लेकर हुई थोड़ी बहस के बाद उन्होंने अपने मतभेद भुला दिए और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए दार्शनिक बन गए। मिस पर मौजूद एस्ट्रल क्रेस्ट की वजह से अपनी जिंदगी में आई रुकावट को लेकर परेशान था और एलिस चाहती थी कि वह उसे उन विचारों के बारे में बताए जो उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन वह राज छिपाने में अच्छा नहीं था, इसलिए उसने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। जब वह उसे अजीब नजरों से देख रही थी, तभी रिन वहां आ गई और उन दोनों को जूस की एक बोतल दे दी। इसका ने ड्रिंक गटक ली और बेंच पर ही सो गया। रिन ने ड्रिंक में नींद की दवा मिलाई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इसे इतनी लापरवाही से पी लेगा, क्योंकि उसे लगा था कि वह समझ जाएगा कि ड्रिंक में जहर है और उसे हिरासत में लेने के अलावा कोई चारा न देख रिन ने उसका बो उठा लिया। लेकिन मिस उन्हें यह घिनौना काम करते हुए देख लेती है। इस हरकत से क्रोधित होकर उसके सिर के ताज से जादुई ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं और उसने अपहरणकर्ताओं का पीछा किया, लेकिन एलिस ने अपने बर्फ के जादू से उसे वहीं रोक दिया। जब रिशिया को इस घटना का पता चला तो उसने सम्राट को सूचित किया कि एस्ट्रल स्वॉर्ड्स के उत्तराधिकारी का अपहरण कर लिया गया है और पूछा कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। रिन इसका को नेबुलिस सॉवरेंटी के केंद्रीय प्रांत ले जाना चाहती थी, लेकिन एलिस इसके खिलाफ थी, क्योंकि वहां उसका केवल उत्पीड़न और मौत ही इंतजार कर रही थी। इसलिए उसने रिन को उन्हें निकटतम नेबुलिस क्षेत्र में ले जाने का आदेश दिया।
आस्का के अपहरण का फायदा उठाते हुए रिसिया ने 8 प्रेरितों को अल्काट्रोज प्रांत में घुसपैठ करने का सुझाव दिया, जहां एलिस और रिन इस्का को ले जा रही थी। हालांकि उसका असली मकसद सैलेंजर नाम के एक जादूगर को बचाना था, जिसने पूर्व रानी नेबुलिस का विरोध किया था और उसे अल्काट्रोज की एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में रखा गया है। अपनी मुलाकात पूरी करने के बाद वह मिसमिस की टीम के पास गई ताकि उन्हें एक उपकरण के जरिए 1 हफ्ते के लिए अस्थायी एस्ट्रल क्रेस्ट दे सके और उन्हें इस्का को बचाने की अनुमति दी, यह जानते हुए कि मिसमिस के कंधे पर पहले से ही एक असली क्रेस्ट है। जिन ने रिसिया से वह उपकरण लिया और उस पर वही प्रक्रिया दोहराई ताकि रिसिया को कोई शक न हो। होटल के रास्ते में इस्का की नींद खुली और उसने उसके प्रति अपनी निराशा व्यक्त की। अपने शरीर पर क्रेस्ट गुदवाकर मिसमिस और उसकी यूनिट बिना किसी समस्या के नेबुलिस क्षेत्र में प्रवेश कर गए। होटल पहुंचकर रिन इस्का को काल कोठरी में जंजीरों से बांधना चाहती थी, लेकिन एलिस नहीं चाहती थी कि उसके कैदी के साथ दुर्व्यवहार की कोई अफवाह फैले। रिन इस विचार के खिलाफ थी क्योंकि हाथ बंधे होने पर भी इसका खतरनाक हो सकता था, लेकिन एलिस के जोर देने पर वह अंततः मान गई। स्मिथ और उसकी टुकड़ी के अल्काट्रोज में प्रवेश करने पर रिसिया ने बताया कि इस प्रांत में देश के भीतर के कैदी रखे जाते हैं और उन्हें बाहरी अधिकारियों से भी उनके कैदियों को रखने के लिए भारी भुगतान मिलता है। समूह को एक गली में ले जाकर वह टुकड़ी से मिली और उन्हें बताया कि इसका को ओले लुगन प्रिजनर टावर में रखा गया है। एलिस के कमरे से जाने के बाद रिन ने एक चाकू उठाया और अपना हाथ काट लिया ताकि ऐसा लगे कि ईस्का ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी, ताकि वह इस कहानी का इस्तेमाल ईस्का को मारने के लिए कर सके और एलिस से कह सके कि यह आत्मरक्षा में किया गया था। उसने उस पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से उसके हमलों से बच पाया। क्या आदेश देना है यह न जानते हुए एलिस रिन से रात के खाने के बारे में पूछने वापस कमरे में गई, लेकिन उसने देखा कि रिन ने इसका की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था और वह बड़ी मुश्किल से चाकू को रोक पा रहा था। एलिस द्वारा रिन को उसकी हरकतों के लिए डांटने के बाद उसने खुद को और इसका को एक जंजीर से बांध लिया ताकि उस पर नजर रखी जा सके, लेकिन इसका को यह विचार पसंद नहीं आया क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगर उनमें से किसी को बाथरूम जाना हो या सोना हो तो क्या करना होगा। ये सुनकर एलिस को एहसास हुआ कि उसने इस बारे में सोचा नहीं था और उसने जंजीर को रिन से बांध दिया क्योंकि उसे बाथरूम जाना था। जब वह नहा रही थी, इसका ने पूछा कि वे उसके साथ क्या करना चाहते हैं और रिन ने जवाब दिया कि अगर उसके हाथ में होता तो वह उसे हमेशा के लिए कैद कर लेती। बातचीत के बीच में ही एलिस सिर्फ एक तौलिया लपेटे बाहर आई क्योंकि वह उसे उत्तेजित करना चाहती थी, लेकिन घबरा गई क्योंकि उसे एहसास नहीं था कि यह कितना शर्मनाक होगा और वह उससे दूर मुड़ गई। जैसे ही इसका ने उसकी पीठ पर बने एस्ट्रल क्रेस्ट को देखा, वह जानना चाहती थी कि वह उसके और उसके आकर्षक शरीर के बारे में क्या सोचता है। इसका के लिए क्रेस्ट जैसी निरर्थक चीजों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य युद्ध को रोकना और एलिस से उसके प्रतिद्वंद्वी की तरह लड़ना है। यह सुनकर कि वह उसे अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है, एलिस ने अपना तौलिया हटा दिया और अपना शरीर दिखा दिया क्योंकि वह बस यही चाहती थी कि कोई लड़का उससे कोई विशेष महत्व न दे। इसका के सामने खुद को उजागर करते ही एलिस ने अपनी सारी समझ खो दी और चाहती थी कि इसका अपने कपड़े उतार दे ताकि वह उसके अंग को देख सके। ओले लुगन जेल टावर में घुसपैठ करने के बाद रिसिया किसी तरह सैलेंजर की कोठरी तक पहुंचने में कामयाब रही, जिसे पिछले 30 वर्षों से यहाँ कैद किया गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी इतना युवा और आकर्षक दिखेगा। नींद न आने पर इसका शांतिपूर्ण रात के नजारे को देख रहा था और तभी एलिस उसके पास आ गई। अल्काट्रोज प्रांत सबसे खतरनाक अपराधियों को रखने के लिए मशहूर था, लेकिन वहाँ का सबसे डरावना कैदी सैलेंजर था, जिसे अपने ही देश के खिलाफ जाने के कारण शैतान का उपनाम मिला था। जैसे ही उनकी बातचीत चल रही थी, रिन ने एलिस को सूचित किया कि साम्राज्य ने केंद्रीय प्रांत को छोड़कर उनके सभी प्रांतों में घुसपैठ कर ली है और सीमा पार कर ली है। उसे शक था कि इस सब में इसका का हाथ है, लेकिन बेचारा तो इस दौरान होटल के कमरे में बंद था। सैलेंजर के कैद से आजाद होते ही जेल टावर में लाल अलार्म बजने लगा और मिस की टीम यह समझने में संघर्ष कर रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। उसे लगा कि रिसिया मुसीबत में होगी और तभी उसे उसका फोन आया, तो उसने सही मौके का फायदा उठाकर इसका के बारे में पूछा, लेकिन रिसिया ने बताया कि इसका वहाँ नहीं है और जेल के टावर में एक दानव तबाही मचा रहा है, इसलिए उन्हें भाग जाना चाहिए ताकि वे पहरेदारों के हत्थे न चढ़ें। आदेश मिलने के बाद समूह बाहर निकलने का रास्ता सोचता है, लेकिन खुद को पहरेदारों की एक फौज के बीच फंसा हुआ पाता है। अपने होटल के कमरे में एलिस ने ओले लुगन जेल टावर पर एक बड़ा धमाका देखा। रिन ने बताया कि सैलिंगर सुविधा से भाग गया है, यह जानते हुए कि आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम सैलेंजर को नहीं रोक पाएगी और वह शायद उसकी मां की सूक्ष्म आत्मा के पीछे जाएगा। एलिस के पास कोई विकल्प नहीं बचा था और उसे खुद ही समस्या का समाधान करना पड़ा। होटल से निकलने से पहले वह ईस्का से किसी चीज के लिए मदद मांगना चाहती थी, लेकिन उसमें शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने उसके द्वारा दिए गए रुमाल के बदले धन्यवाद के रूप में अपना रुमाल छोड़ दिया और जोर देकर कहा कि वह इसे ले ले।
ओलुलुगेन प्रिजन टावर पर मिसमिस ने चारा बनने का फैसला किया और एक ऐसी चुड़ैल का नाटक किया जो अपनी कोठरी से भाग निकली हो ताकि गार्ड उसके पीछे दौड़े। गार्ड से भागते हुए वह उनकी गोलियों की बौछार में फंस गई, लेकिन किस्मत से जिन सही समय पर आ गया और उसने गार्डों को खत्म कर दिया। ये सोचकर कि आखिर चल क्या रहा है, इसका को मिसमिस का फोन आया जिसने उसे बताया कि एलिस उनकी तरफ आ रही है। जिन चाहता था कि वह होटल से भागकर उन तक पहुंचे, लेकिन हथकड़ियों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उसे एलिस का छोड़ा हुआ रुमाल याद आया और उसने उसे देखा तो उसमें हथकड़ियों की चाबी मिली। खुद को मूर्ख कहते हुए कि वह उसकी हरकत समझ नहीं पाया, इसका ने खुद को आजाद कर लिया, जबकि एलिस और रिन जेल टावर की ओर बढ़ गए। एलिस ने पलक झपकते ही आग बुझा दी और जेल के टावर के गार्डों को अपने काबू में कर लिया। चूंकि उनके पास समय नहीं था, एलिस ने रिन को सैलिंजर के ठिकाने पर जाने का आदेश दिया, क्योंकि आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम अकेले उसे नहीं संभाल पाएगी। हथकड़ियों से खुद को आजाद करने के बाद इसका अपनी तलवारें वापस लेने के लिए अपनी टीम से मिला और सभी से पीछे वाले बड़े होटल में इंतजार करने को कहा, जबकि वह खुद जेल के टावर की ओर बढ़ गया। धुएं और राख के बीच सुलगती लपटों के बीच रिन ने सैलिंजर को एक बड़ी चट्टान पर बैठे देखा और तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गई। हालांकि वह एक दासी जैसी दिख रही थी। सैलिंजर समझ गया कि वह लड़ना जानती है और उसने तुरंत उस पर कई कुनाई फेंके, लेकिन वे उसके विंडशील्ड जादू से रुक गए। सीधे हमले के काम न आने पर उसने अपनी पृथ्वी की जादू से एक गोलेम को बुलाया और उसे उसके परेशान करने वाले चेहरे को कुचलने का आदेश दिया। लेकिन एक मामूली गोलेम सैलिंजर के लिए बहुत कमजोर था और उसने एक ही हमले में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। गोलेम के बचे हुए पत्थरों का इस्तेमाल करके रिन ने उन्हें सैलिंजर की तरफ फेंका और उसके शरीर को पत्थरों से ढक दिया, लेकिन उस दुष्ट ने पासा पलट दिया और उसी हमले से जवाब दिया। उसके सामने रिन का जादू कुछ भी नहीं था और वह उसके हमले से बुरी तरह घायल हो गई। हिम्मत जुटाकर वह फिर से सैलिंजर के पीछे दौड़ी, लेकिन एक अदृश्य धमाके की चपेट में आकर जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही वह एक और अदृश्य धमाके से उसे खत्म करने वाला था, इसका एक फरिश्ते की तरह वहां पहुंचा और उसके हमले को काटकर सैलिंजर को हैरान कर दिया। वो सोच रहा था कि इसका ने उस हमले को कैसे काट दिया, क्योंकि वह अदृश्य था, लेकिन उसके चारों ओर की लपटों की हलचल ने उसे अपनी तीव्र इंद्रियों से उस हमले का पता लगाने में मदद की। रिन चाहता था कि इसका जाने कि वह एस्ट्रल स्पिरिट्स को पकड़ता है, लेकिन उसने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे फर्श से बाहर फेंक दिया, क्योंकि वह उसके मजे में खलल डाल रही थी। मजे करने के अनुरोध को मानते हुए इसका ने उसके हमलों को चकमा दिया और बिजली की गति से तलवार लेकर उसके चेहरे की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी हवा की दीवार ने उसे रोक दिया। अगले बार में चूक न करने की कसम खाकर वह सैलिंगर की ओर बढ़ा। इस बीच एलिस ने गार्ड्स को सैलिंगर को खोजने का आदेश दिया, जबकि वह फिर से लगी आग को बुझाने लगी, लेकिन नेमलेस ने उसे रोकने के लिए अचानक हमला कर दिया। उसने उस पर कई बर्फीले हमले किए, लेकिन वह उनसे बच निकला और अपना मिशन पूरा हो जाने के कारण वहां से चला गया। नेमलेस के भाग जाने के बाद एलिस का ध्यान सैलिंजर और ईस्का की ओर चला गया, जो एक ऊंची इमारत के ऊपर खड़े थे। येन और यांग की प्रक्रिया का उपयोग करके सैलिंगर ने दो अलग अलग तत्वों को मिलाकर इसका की ओर एक ठंडी आग छोड़ी। अपनी काली एस्ट्रल तलवार से इसका ने उस धमाके को काटने की कोशिश की, लेकिन आग और तेज हो गई और इसका को अपनी चपेट में ले लिया। ये सोचकर कि इसका उस धमाके में मारा गया, सैलिंगर को विश्वास नहीं हो रहा था कि इसका संस्थापक के खिलाफ जीत गया, लेकिन रिन को यकीन था कि इसका जल्द ही फिर से सामने आएगा। जैसे ही वह रिन को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था, इसका फिर से प्रकट हुआ और सैलिंजर का पीछा करते हुए समताप मंडल तक पहुंच गया। बिजली और हवा को मिलाकर सैलिंजर ने एक घातक बिजली का तूफान शुरू किया, लेकिन रिन के पृथ्वी जादू ने उसके प्रभाव को रोक लिया और एलिस भी वहां पहुंच गई। ईस्का ने सैलिंजर का पीछा किया और अपनी एस्ट्रल तलवारों से उसकी जादुई तलवारें तोड़ दी। किस्मत से एक दमदार प्रतिद्वंद्वी मिलने पर खुश होकर सैलिंजर ने उसे फिर कभी मिलने का वादा किया और जानबूझकर छत से एक गहरे गड्ढे में कूद गया। सैलिंगर के जाने के बाद ओलुलुगेन प्रिजन टावर के सभी कैदियों का हिसाब मिल गया था और शाही सेना भी संप्रभुता से जा चुकी थी। एलिस से किया अपना वादा निभाकर इसका ने बिना किसी जवाबी कार्रवाई के संप्रभुता से जाने का अधिकार हासिल कर लिया था। साम्राज्य की धरती पर वापस उतरते ही यह पता चला कि एलिस से लड़ने वाला नेमलेस असल में रिसिया थी, जिसने असली नेमलेस के सूट की नकल पहनी थी। वे दोनों सैलिंगर के सफलतापूर्वक छूट जाने की रिपोर्ट देने 8 अपोस्टल्स के पास जाते हैं। इसका के साथ बिताई यादों को ताजा करते हुए वह अनजाने में उसका नाम फुसफुसाती है, लेकिन रिन नहीं चाहती थी कि वह दुश्मन का नाम इतनी लापरवाही से ले। हालांकि उसने इसका को थोड़ा स्वीकार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई और सैलिंजर को दूर भगा दिया। अपने एस्ट्रल स्पिरिट के साथ उनकी बातचीत सुनकर एलिस की बहन सिस्पेल को पता चला कि वह इसका नाम के एक शाही सैनिक की परिचित है और उसने तारों से प्रार्थना की कि उसे इसका का वह धन्य चेहरा एक बार फिर देखने को मिले, क्योंकि वही वह जादूगरनी थी जिसे इसका ने उस समय बचाया था। 8 प्रेरितों को मिशन समझाने के बाद नेमलेस और रिसिया सम्राट से मिलने गए, जो इस बात से अवगत थे कि एलिस और इसका के बीच कुछ चल रहा है। अपने शयन कक्ष में सिस्बेल को एक भयानक पूर्वाभास हुआ, एक सपने के रूप में, जिसमें उसने अपनी माँ की मृत्यु से पहले उन्हें दौड़कर पीछा करते हुए देखा।
इसके बाद उन्हें उनकी मां ने बुलाया, जो चाहती थी कि वह स्वतंत्र राष्ट्र अल्सामिरा जाएं, क्योंकि ऐसी अफवाह थी कि वे गुप्त रूप से साम्राज्य के साथ संबंध बना रहे थे। इस मिशन के लिए सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए रानी नेबुलिस ने उसे जितने चाहे उतने अंगरक्षक ले जाने की पेशकश की, लेकिन उसने केवल अपने बटलर शुवार्ट को साथ ले जाने की इच्छा जताई, क्योंकि वह किसी और पर भरोसा नहीं करती। अपने महल में एलिस हफ्तों से जमा हुए काम को पूरा करके थक गई थी और उसने ऋण के साथ चाय का ब्रेक लिया। अपने कमरे से बाहर निकलते ही एलिस की मुलाकात सिस्पेल से हुई और उसने पूछा कि क्या वह अपनी बड़ी बहन एलेटियर से मिलने जा रही है, जो लंबे समय बाद महल पहुंची है। लेकिन सिस्पेल ने उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वह वहां थी ही नहीं। हालांकि उसका व्यवहार रूखा था, फिर भी एलिस अपनी बहन को समझ गई, क्योंकि अगली रानी कौन बनेगी। इस हंगामे ने उसे भी महल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। रानी नेबुलिस के आदेश पर अल्सामिरा जाने के लिए सिस्पेल अपने बटलर के साथ कार में बैठ गई, जबकि एलेटियर जुआ परिवार के महल में लॉर्ड मास्क से मिली। एलेटियर का मानना था कि उनके किसी करीबी का साम्राज्य के साथ पर्दे के पीछे से संबंध है और यह उनकी संप्रभुता की नींव हिला सकता है। इस बीच ईस्का और उसके दोस्त भी छुट्टियों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र अल्सामिरा पहुंचे और लड़कियां तुरंत समुद्र में जाना चाहती थीं। स्विमिंग सूट पहनकर समुद्र तट पर आई लड़कियां यह जानना चाहती थीं कि कौन अपने जलवे बिखेर रहा है, लेकिन इसका एक समझदार इंसान है और उसे साथ में रहने में कोई परेशानी नहीं थी। शाम तक तैरने और पीने के बाद मिस इतनी नशे में थी कि चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए जिन ने उस बेचारी को अपनी पीठ पर उठा लिया और इसका ने उसे कैप्टन को उनके बिस्तर तक ले जाने को कहा, जबकि वह और नैने सुपरमार्केट से रात का खाना लेने चले गए। ढेर सारा जूस पीने के बाद नैने बाथरूम की ओर भागी। उसके जाने के बाद सिस्बेल की मुलाकात इसका से हुई और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, लेकिन नैने ने उनके इस छोटे से मिलन को तोड़ दिया और सिस्बेल वहां से भाग गई। उसने बेचारे बूढ़े बटलर को अपने लिए पूरे शहर में दौड़ाया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी और वह अपने सपनों के शूरवीर से दोबारा मिलकर बहुत खुश थी। काम से थककर एलिस सोफे पर बेदम पड़ी थी और बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे कल सुबह 5 बजे एक मीटिंग में जाना था। तभी अचानक रानी नेबुलिस ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और एलिस को अपने साथ चलने को कहा। रात में सिस्बेल उस जगह को ढूंढ रही थी जहां वह ईस्का से मिली थी और उसने अपने एस्ट्रल स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके पता लगाया कि वे कहां आराम कर रहे थे। क्वीन नेबुलिस एलिस और रिन को सिस्बेल के कमरे में ले गईं, क्योंकि उन्हें उसकी हरकतों की चिंता थी जो वह अपने कमरे की 4 दीवारी में करती थी, क्योंकि वह अपना ज्यादातर समय वहीं बिताती थी और यह उनके लिए सच्चाई जानने का एक अच्छा मौका था। ईस्का और नैने की यादों का पीछा करते हुए सिस्बेल और उसका बटलर उस होटल तक पहुंच गए जहां इसका ठहरा था। चूंकि वह साम्राज्य से जुड़े होटल में नहीं ठहरा था, सिस्बेल को यकीन हो गया कि वह किसी गुप्त मिशन पर नहीं है और वह चुपके से उसके कमरे में घुस गई, लेकिन इसका ने उसे हत्यारा समझकर तुरंत जमीन पर पटक दिया। इस बीच एलिस ने सिस्बेल के कमरे की तलाशी ली और उसे ईस्का की तस्वीर वाला एक अखबार मिला, जिससे उसे चिंता हुई कि वह किसी तरह ईस्का के बारे में जानती है। जब ईस्का को पता चला कि वह सिस्बेल है ना कि कोई हत्यारा, तो उसने पूछा कि क्या वह उसके साथ संप्रभुता तक चल सकता है। जब उसे एहसास हुआ कि सिस्बेल वही लड़की है जिसे उसने 1 साल पहले बचाया था, तो उसने आधी रात को उसके कमरे में घुसने के लिए माफी मांगी और विनम्रता से उससे अपने ऊपर से हटने को कहा। अपने बिस्तर पर बैठी सिस्बेल को बुरा लग रहा था कि उसने ईस्का को धन्यवाद नहीं दिया जब उसने उसे बचाया था, क्योंकि उसे लगा कि यह कोई जाल हो सकता है, लेकिन उसने अपना आभार जताने के लिए उसे एक बाजूबंद दिया। उसने ईस्का को बताया कि सम्राट के सीधे अधीनस्थ द्वारा एक जादूगर को छुड़ाने के अपराध की खबर पूरी दुनिया में फैल गई है और वह उसे अपने साथ संप्रभुता में ले जाकर उसका सम्मान और दर्जा वापस दिलाने में मदद करना चाहती थी। उसके शाही महल की नौकरानी होने का झूठ बोलने के बाद उसने सोचा कि वह उसे अपने साथ क्यों ले जाना चाहती है, जबकि वहां शायद बड़ी तलवारों वाले कई आकर्षक पुरुष होंगे। लेकिन उसे उसकी एक्सकैलिबर चाहिए थी और अपनी भावनाओं को जरूरत से ज्यादा जाहिर करने के बाद वह कमरे से चली गई। कमरे की तलाशी लेने और कुछ भी काम का न मिलने पर रिन के मन में एक और योजना थी। उसने एलिस को अल्सामिरा जाने का सुझाव दिया, इस उम्मीद में कि सिस्बेल अपनी बहन से बात करेगी, क्योंकि वहाँ उनके आसपास कोई नहीं होगा। योजना तय होने पर एलिस अल्सामिरा जाने के लिए सहमत हो गई और सोचने लगी कि उसकी बहन क्या कर रही है। साम्राज्य में रानी नेबुलिस की शुद्ध रक्त वाली बेटी के एक स्वतंत्र राष्ट्र में जाने की खबर 8 प्रेरितों तक भी पहुंच गई थी और उन्होंने सिस्बेल को पकड़ने और इस विच हंट को यादगार बनाने के लिए अपनी गुप्त रचना को भेजने की योजना बनाई। अगले दिन इसका और उसकी टीम नाश्ते के लिए बारबेक्यू तैयार कर रहे थे, लेकिन इसका ख्यालों में खोया हुआ लग रहा था और अपने आप में ही था। लॉर्ड मास्क से संभावित गद्दारों के बारे में बात करते हुए एलेटियर ने उनसे कहा कि जो लोग साम्राज्य से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे वे उसकी बहनें थीं और वह चाहती थी कि अगर वे संप्रभुता के साथ विश्वासघात करें तो मास्क उन्हें संभाल ले, क्योंकि शायद वह खुद सही काम करने की हिम्मत न जुटा पाए। अल्सामिरा के लिए बस में यात्रा करते समय एलिस और अन्य यात्री तब चौंक गए जब बस अचानक रुक गई, क्योंकि ड्राइवर ने एक बेसिलिस्क के पैरों के निशान देखे थे। हालांकि एलिस ने जांच की और पाया कि पैरों के निशान बेसिलिस्क जैसे नहीं थे और उसे आसपास मशीन के तेल की गंध आई। अपने होटल वापस जाते समय नैने ने मिस के क्रेस्ट पर लगे स्टिकर को ठीक किया, क्योंकि वह उखड़ रहा था।
क्रेस्ट की जल्द से जल्द देखभाल करने की जरूरत महसूस करते हुए मिसमिस ने सोचा कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन जिन नहीं चाहता था कि वह अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर डाले और उसने कहा कि वे इस बारे में चिंता कर लेंगे। चूंकि अल्सामिरा एक स्वतंत्र राष्ट्र था, इसलिए वहाँ एम्पायर और नेबुलस सॉवरेनिटी दोनों के उत्पाद मिलते थे। इसलिए जिन ने वही स्टिकर ढूंढने की योजना बनाई जिसका इस्तेमाल नोरो अपने क्रेस्ट को छिपाने के लिए करती थी, क्योंकि वह बहुत असरदार था और उसने सबको धोखा देने में कामयाबी हासिल की। होटल पहुंचकर इस्का ने अपनी टीम को अंदर जाने को कहा, जबकि वह कल के लिए मुद्रा बदलने चला गया, लेकिन असल में वह सिसबेल को ढूंढ रहा था। अचानक सिसबेल ने उसे ढूंढ लिया और वे एक सुनसान जगह पर चले गए। होटल बदलने के बावजूद सिसबेल ने उसे अविश्वसनीय रूप से जल्दी ढूंढ लिया और इसका सोचने लगा कि क्या यह उसके एस्ट्रल स्पिरिट से जुड़ा था। अपनी शर्ट का बटन खोलकर सिसबेल ने अपना निशान दिखाया और इसका को बताया कि उसके एस्ट्रल स्पिरिट में अतीत को वीडियो की तरह दिखाने की क्षमता है और उसने इसी का इस्तेमाल करके उसका पता लगाया। उसका स्वाभाविक दुश्मन होने के नाते इसका ने सोचा कि क्या उसके लिए यह रहस्य साझा करना ठीक है, लेकिन सिसबेल ऐसा करके अपनी ईमानदारी दिखाना चाहती थी और उसने ईस्का को सच बताया कि वही रानी नेबुलिस की बेटी है और सिंहासन की उत्तराधिकारी है। राजकुमारी होने के नाते सिसबेल को ईस्का की मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन संस्थापक का कोई वंशज रानी नेबुलिस की जान के पीछे पड़ा था और अगर उनकी मृत्यु हो गई तो दोनों राष्ट्रों के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा। इसलिए सिसबेल को उस परिणाम को रोकने के लिए ईस्का की मदद चाहिए, क्योंकि वह किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। यह जानते हुए कि उसका लक्ष्य इस मूर्खतापूर्ण युद्ध को रोकना है, सिसबेल ने ईस्का से इस संभावित कयामत को रोकने और दोनों राष्ट्रों के विनाश को टालने में उसकी मदद करने की विनती की। चूंकि वह खुद इस 100 साल पुराने संघर्ष को खत्म करना चाहता था, इसका उसकी बेबसी समझ गया, लेकिन वह फिर भी उसके साथ नहीं जा सका, क्योंकि उसका इरादा राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत शुरू करने और उस उद्देश्य के लिए लड़ने का था जो सिसबेल के किसी करीबी का भी था। बातचीत चल ही रही थी कि लॉर्ड मास्क अपने साथ कई जादूगरों को लेकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिसबेल पर साम्राज्य के किसी व्यक्ति से मिलने के कारण गद्दार होने का आरोप लगाया। असल में बात इसके उलट थी, क्योंकि वह तो देश को एक गद्दार से बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर भी मास्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी और वह चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था। उससे डरकर सिसबेल भाग गई और मास्क ने अपने जादूगरों को उसका पीछा करने का आदेश दिया, लेकिन इसका उन्हें रोकने के लिए बीच में आ गया। तभी अचानक एक मेका ड्रैगन आसमान से सिसबेल के सामने आ गिरा। अनचाहे मेहमान को देखकर मास्क ने तुरंत अपने जादूगरों को उसे जल्द से जल्द पकड़ने का आदेश दिया और जब इसका ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह उससे भिड़ गया। उसने मास्क को समझाने की कोशिश की कि सिसबेल के पास एक शाही सैनिक से बात करने की ठोस वजह है, लेकिन मास्क के लिए तर्क कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वह इस जानकारी का इस्तेमाल उसे आगामी चुनाव से बाहर करने के लिए कर सकता है। ईस्का की टुकड़ी के घटना स्थल पर पहुंचने के बाद मिसमिस ने मास्क को उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसने उसे भंवर में लात मारी थी। ड्रैगन ने अपने आसपास एस्ट्रा ऊर्जा का पता लगाया और मिसमिस को एक जादूगर के रूप में शामिल किया जिसे खत्म करना था, लेकिन उसके असली आदेश शुद्ध नस्ल के जादूगर को पकड़ने के थे जो सिसबेल थी। ड्रैगन ने अपनी पूंछ से मास्क के जादूगरों को दूर फेंकने के बाद सिसबेल का पीछा किया और एक ऊर्जा किरण तैयार की, यह याद करते हुए कि मास्क ने उसकी बॉस को भंवर में लात मारी थी जिन उसे जमीन में गाड़ देना चाहता था, और उसने उसे रोक लिया। लेकिन मास्क के जादूगरों ने आग के गोलों की बौछार कर दी जिनसे वे बमुश्किल बच पाए। जैसे ही ड्रैगन सिसबेल को राख में बदलने वाला था, इसका ने आखिरी पल में कूदकर उसकी बीम को काट दिया और नेने ने उससे कहा कि डेटा साम्राज्य भेजने से पहले उन्हें इससे संभालना होगा, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि मिसमिस एक एस्ट्रल जादूगर है। इसका को अपनी रक्षा करते देख वह सोचने लगी कि वह उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन भले ही वह उसका साथी नहीं था, इसका मास्क को उसे अपने हाथों में लेने नहीं देना चाहता था। वह अपनी तलवार से ड्रैगन पर वार करने लगा, लेकिन ऐसा लगा कि उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा था, इसलिए उसने नेने को आदेश दिया कि वह ड्रैगन पर उन मिसाइलों से हमला करे जिन्हें उसने बनाया था। जिन और मिसमिस ईस्का की मदद के लिए वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मास्क उन्हें ऐसा करने नहीं देना चाहता था और उसने जिन के दाहिने हाथ पर वार किया। अपने दाहिने हाथ की बैकअप गन का इस्तेमाल करके जिन ने मास्क के दिल में गोली मारी, लेकिन किस्मत से वह गोली वॉयस रिको पोर्टर उसकी जेब में था। मास्क ने उनके स्थान के चारों ओर तेल डाल दिया और अपने जादूगरों को आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन मिसमिस के वायु जादू ने उनकी लपटों को बुझा दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जिन ने लॉर्ड मास्क पर गोली चलाई, लेकिन वह उसके द्वारा पहने गए मास्क से रुक गई और वह उस क्षेत्र से भाग निकला। इस बीच ड्रैगन ने एस्ट्रल ऊर्जा से बनी एक बीम तैयार की और अपने सामने के पूरे इलाके को नष्ट कर दिया, लेकिन इसका और सिसबेल बमुश्किल उससे बच पाए। ड्रैगन ने तुरंत एक और बीम चार्ज करना शुरू कर दिया और नेने ने उस पर अपने रॉकेट दागे, लेकिन एक ढाल ने उन्हें रोक दिया। कोई और विकल्प न होने पर इसका ने ड्रैगन के हमले से बचते हुए सीधे उसकी ओर धावा बोल दिया और सिसबेल ने स्मोक स्क्रीन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए यहाँ हुई एक रेत के तूफान की घटना को फिर से दोहराया। धुएं की आड़ लेकर इसका ड्रैगन के कोर को भेद कर उसे जमीन पर गिराने में सफल रहा, लेकिन ड्रैगन ने सिसबेल को पकड़ लिया और एक एस्ट्रल स्पिरिट में बदल गया।
अपनी नई शक्ति के साथ इसका मुश्किल से ही उसके हमलों से खुद को बचा पा रहा था, लेकिन किस्मत से एलिस भी युद्ध के मैदान में पहुंच गई और उसने इसका को रोबोट से बचा लिया। उसने रोबोट को बर्फ की बेलों में जकड़ लिया, जबकि इसका रोबोट के करीब जाने के लिए बर्फ की नुकीली चट्टानों पर कूदा, लेकिन वह आखिरी पल में खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा। उसके पेट से रोशनी निकलते देख इसका समझ गया कि रोबोट एक और हमले की तैयारी कर रहा है और उसने एलिस से अपना डिफेंसिव ब्लॉसम इस्तेमाल करने को कहा। जैसे ही ब्लॉसम ने धमाका सोख लिया, रोबोट ऐसी भाषा में बोलने लगा जो सिर्फ एस्ट्रल स्पिरिट्स जानते हैं और उसने आसपास सब तबाह कर दिया। भले ही वह ईस्का से लड़ना चाहती थी, एलिस ने फिलहाल हाथ मिलाने का प्रस्ताव रखा और वे दोनों हमले से बचते हुए रोबोट के पीछे भागे। जब वे उसके करीब पहुंचे तो ईस्का और एलिस ने अपने हमलों को मिलाकर रोबोट से चकनाचूर कर दिया। सिसबेल के रोबोट से बच जाने पर उसने और ईस्का ने एक साथ एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया। होश में आने पर सिसबेल ने सबसे पहले यह पूछा कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उन दोनों ने अजनबी होने का नाटक किया। यह जानकर कि वे एक दूसरे को नहीं जानते, सिसबेल ने सबके सामने ईस्का के प्रति अपना प्यार जाहिर कर दिया। ये सुनकर एलिस घबरा गई, लेकिन सिसबेल के अनुसार उसे इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह तो बस अनजान होने का नाटक कर रही थी। अभी किसी तिकड़ी में शामिल होने की कोई इच्छा न रखते हुए इसका अपनी टुकड़ी के पास लौट गया, जो उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश थी। दिन बीतते गए और सैलेंजर शांति का अनुभव करने के लिए एक जंगल में आराम कर रहा था, लेकिन उसकी शांति तब भंग हो गई जब सम्राट व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने आए। सॉवरेंटी पैलेस में रानी नेबुलिस ने एलिटियर को बुलाया, क्योंकि वही थी जिसने सिसबेल के ठिकाने के बारे में जानकारी लीक की थी, और पूछा कि क्या वह असली एलिटियर है, लेकिन उसने केवल अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ उत्तर दिया। फिलहाल लड़ाई रुकने के बाद एलिस और इसका एक तटस्थ शहर में मिले और उसने उससे कहा कि वह लोगों के सामने ऐसा दिखावा करे कि वह उसे नहीं जानती। जैसे ही उनकी नजरें मिली, वह उसे चूमने के लिए आगे बढ़ी।